नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है अभ्युदय आईएएस क्लासेस में। क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ये पहली हमारी लाइव स्ट्रीम रहेगी जिसमें हम बेसिकली सूजस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, कुछ सेकंड और वेट कर लेते हैं, उसके बाद अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। बीस सेकंड के अंतर्गत। कुछ सेकंड और वेट कर लेते हैं, उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, हमारे आरएस मेंस के लिए और प्री के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं जनरल नॉलेज और जनरल करंट अफेयर्स के अंतर्गत। वो राजस्थान से संबंधित और उससे योजनाओं से संबंधित उसमें से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो हमारे इम्पोर्टेंट अपने सरकारी विभाग की मैगजीन आती है राजस्थान सुजस, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स उनको हम देख लेते हैं और इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लो जी गहलोत साहब, ये जो जुलाई का जो अंक आया था मेरे दोस्तों, ये शिक्षा विशेषांक है। क्लियर? इसमें राजस्थान के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में जो जो नवीन इनोवेशंस हुए हैं या शिक्षा के क्षेत्र में क्या विशेषता रही हैं इस वर्ष में, उसको इन्होंने रेखांकित किया है। कुछ योजना है उसको रेखांकित किया है। क्लियर? सबसे पहले आपको मैं एक चित्र दिखा दूं, हनुमान जी को देख के स्टार्ट करते हैं पहला ही लाइव स्ट्रीम। देखिए ये चित्र आपको देखने पर क्या ध्यान में आता है? आपको ध्यान में आना चाहिए कि साहब ये राजस्थान की फड़ चित्रकारी है। क्या फड़ चित्रकारी है? और राजस्थान के किस ज़िले में फेमस है भैया? भीलवाड़ा ज़िले की फेमस है और जोशी परिवार इसमें सिद्धहस्त है। क्लियर? जब ओटीएस में आप आरएस की ट्रेनिंग करने जाएंगे ना, तो ओटीएस में जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड में भी एक ऐसा ही फड़ चित्रकारी का पूरा स्नैप लगा हुआ है। जब जाएंगे तो उसका भी अवलोकन कीजिएगा। क्लियर? चलो, अब मेरा आपसे इसको दिखाने का और इससे रिलेटेड प्रश्न ये है, फड़ चित्रकारी पे अमूमन 2-3-4 वर्षों में एक कल्चर के अंतर्गत एक ना एक प्रश्न हमारे पास आ ही जाता है। ठीक है, अब आपको दो काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि जो फड़ चित्रकारी शब्द है इस पे 20 शब्दों में और 50 शब्दों में मुझको आपको उत्तर लिख के भेजना है। उत्तर कहाँ लिख के भेजेंगे? इसमें नीचे आपको दिख रहा होगा जो नीचे रिबन लगी हुई है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8619059799, इस पर आप मुझे अपना भेज दीजिएगा आंसर लिख के। उसको एक बार अपन चेक कर लेंगे, 20 शब्दों में भी और 50 शब्दों में भी। और ये निकालना कहाँ से है? इसी पेज में से आपको आंसर निकालना है। एक बार ये मैं आपको इसके मेन बातें बता देता हूँ, फिर आपको एक बार फ्रेमवर्क बता दूंगा 20 और 50 वर्ड में आपको कैसे लिखना चाहिए। देखो, एक बार आप किसी चीज़ को लिख लेते हो ना, तो ये मान के चलो कि मेंस के लिए या प्री के लिए या आरपीएससी किसी भी एग्जाम के लिए वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका 75% तैयार हो जाता है रटने के मुकाबले। क्लियर? एमसीक्यू फैमसीक्यू कराते रहते हैं, उससे इतना लाभ नहीं होगा आपको। चलिए, हमने क्या देखा, राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र के ये फड़ चित्रकारी फेमस है। कपड़े की पृष्ठभूमि पर लोक देवताओं के जीवन तथा उनके शौर्य गाथाओं पर बनाए जाने वाला पारंपरिक, अनुष्ठानिक एवं कुंडलित चित्र फड़ चित्र कहलाते हैं। 20 शब्दों में आप लिख सकते हो। अब समझो, यदि मैं आपसे पूछूं कि साहब मुझे बता दो फड़ चित्रकारी के बारे में आपको लिखना है, तो आपके दिमाग में पहली बात क्या आनी चाहिए कि साहब ये कपड़े पर ये चित्रकारी की जाती है। दूसरी बात, ये चित्रकारी की तो जाती है, लेकिन साहब इसमें आप चित्रकारी करते क्या हो? तो आपके दिमाग में क्या आएगा साहब? लोक देवताओं के जीवन और वह जो लोक देवता उनकी जो शौर्य गाथाएं, इसको इसमें क्या किया जाता है? उल्लेखित किया जाता है। क्लियर? दूसरा, इसमें 3 इंपॉर्टेंट एक वर्ड और आते हैं। पारंपरिक, ये परंपरा से चलती हुई आ रही चित्रकारी है। दूसरा, अनुष्ठानिक, कोई ना कोई अनुष्ठान हम जब करते हैं तो उस समय इस फड़ चित्रकारी का उपयोग किया जाता है। तीसरा, कुंडलित, इसमें कुंडलित लिखा हुआ है ना, कुंडलित ये वाला कुंडलित। और कुंडलित से मेरा क्या तात्पर्य है कि इसको क्या, लकड़ी के जो फट्टे होते हैं, साड़ी जिसमें लपेट के रखते हैं ना दुकान पे जाते हो आप, या कोई कपड़े का थान होता है, ऐसे ही इसको कुंडलित करके उस लकड़ी के डंडे से इसको लपेट करके रखा जाता है। ठीक है, ये मूल बात आ गई 20 शब्दों की। अगला पॉइंट ध्यान रखना, इसमें अगला पॉइंट आएगा आपका कि ये भैया 13वीं शताब्दी की फड़ चित्रकला केवल चित्र भर नहीं मानी जाती थी, इसके माध्यम से लोक देवताओं व लोक नायकों की कथा कही जाती थी। तो कितनी पुरानी हो गई भैया? 13वीं शताब्दी के। तो आपको चित्रकारी के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक,
और ये कैसी होती है, लंबी पेंटिंग होती है। कितनी लंबी होती है, 20 से 36 फीट लंबी और 5 फीट तक चौड़ी होती है। ठीक है, कैसे रंग इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, प्राकृतिक रंग इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस कपड़े पर यह बनता है वो थोड़ा मोटा कपड़ा होता है और हाथों से बुना हुआ होता है। क्लियर, इतना ही हमें लिखना है। अब हम चलते हैं आज के हमारे सेशन पे सुजस के सिनॉप्सिस पे भी। ये लो साहब, ओके। मैं आपको एक छोटा सा इसमें भी फड़ चित्रकारी के बारे में हल्का सा बता देता हूँ कि आपको कैसे लिखना चाहिए। राजस्थान आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा भीलवाड़ा क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, भीलवाड़ा क्षेत्र आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है कि यह 20 शब्दों का मैं आपको लिख के देता हूँ। वो का वही लिख रहा हूँ जो वहाँ पर था। भीलवाड़ा किधर हो गया, क्षेत्र में, कपड़े की पृष्ठभूमि पर लोक देवताओं, इनके जीवन और इनकी शौर्य गाथाएं, इनकी जीवन और इनकी शौर्य गाथाओं पर बनाए जाते हैं। और 3 शब्दों का और इस्तेमाल आपको करना है इसमें, पारंपरिक, ठीक है, एक हो गया आपका आनुष्ठानिक, एक प्रत्यय लग गया, ठीक है, तो इसलिए अ का आ हो गया। तीसरा आ गया आपका कुंडलित। देखिए हमारी कोशिश क्या रहेगी कि आरएस के लिए डेडिकेटेड अपन ने चैनल बनाया है, और इस वर्ष आपके जो प्री होने जाने वाला है और अगले वर्ष मेंस होने जाने वाली है, तो आने वाले 5-6 माह में आपके प्री और मेंस की दोनों की तैयारी हो जाए, तो वही आउटलुक, वही माइंडसेट लेके अपन चलेंगे। ठीक, ये तो हो गया साहब आपको 20 शब्दों का। 50 शब्दों में आ जाएगा तो भी एक पॉइंट तो आपको ये लिखना ही लिखना है। दूसरा, आपको 13वीं शताब्दी लिखनी चाहिए, और 13वीं शताब्दी में केवल ये चित्र भर नहीं थे, ये लिखना चाहिए था। इसका माध्यम क्या था, लोक देवताओं और लोक नायकों की कथा थी। ठीक है, तीसरा इसमें पॉइंट आपको लिखना चाहिए, लंबी पेंटिंग। इतना ही लिखना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। लंबी पेंटिंग कितना, 20 × 36, ये भैया फिट है, लंबी, ठीक है, और 5 फीट चौड़ाई होती है। चौथा पॉइंट इसमें, रंग कैसे इस्तेमाल होते हैं, प्राकृतिक रंग। आप इसको पॉइंटों में थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे ना, आपका काम हो जाएगा। और इसमें अंतिम पॉइंट में लिख देना, हाथ से बुने हुए मोटे कपड़ों पर उकेरे जाते हैं। स्पष्ट है, यहां तक ये क्लियर हो गया। चलो साहब, चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं हम। ये भी सुजश का ही पार्ट था। अब देखो, शिक्षा से संबंधित इस बार की सुजश है, तो इसमें एक एक जो टॉपिक रहे हैं उसका पूरा सिनॉप्सिस इसमें आपको डाल के प्रेजेंट कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उदयमान राजस्थान, क्या क्या उदयमान हो रहा है उसको देख लेते हैं। विभिन्न उपलब्धियों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचार, कुछ नीतिगत निर्णय और प्रगतिशील कार्यक्रम हुए हैं, उसके संबंधित इसमें बात करेंगे। ज्ञानार्थ प्रवेश और ज्ञानार्थ प्रस्थान, ये हमारा क्या है, ध्येय वाक्य राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र का। इसमें कुछ वर्तनी अशुद्धि होंगी, उस पर ध्यान मत देना। जो टाइपिस्ट है वो अभी नया है, तो उसको भी धीरे धीरे 1-2 बार टाइप कर लेगा, तो ये जो ट्रांसलेट करता है वो शब्दों को, उसमें वो सिद्ध हो जाएगा, तब वो ये छोटी मोटी गलतियाँ दूर जाएंगी। अच्छा, अब देश की यदि हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं कि देश भर के शैक्षिक पटल पर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। कहाँ का रहा है, देखिए, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग में राजस्थान की क्या रही है, फर्स्ट रैंक रही है। फिट इंडिया मूवमेंट में भी हमारी पहली रैंक रही है। इंस्पायर अवार्ड में भी हमारी पहली रैंक रही है। और NAS 2021 में राज्य की उपलब्धि कैसी पाई गई है, जो राष्ट्रीय स्तर है उससे अधिक पाई गई है। स्पष्ट है, 3 फैक्ट मिल गए आपको पास। चलो, तब आपको 3 चीज़ ध्यान रखनी है इसमें। पहला, हम किससे फर्स्ट आए हैं भैया, एक तो हम परफॉर्मेंस ग्रेडिंग में फर्स्ट आए राजस्थान, फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान फर्स्ट आया, इंस्पायर अवार्ड में भी हमारी फर्स्ट रैंक है। और जो NAS का सर्वे होता है, नेशनल एजुकेशन वाला सर्वे जो होता है, इसमें 2021 में हमारा जो अंक आए हैं वो औसत से अधिक आए हैं। ठीक है, नो बैक डे के आप सभी जानते होंगे कब होता है भैया, ये शनिवार को किया जाता है।
और राजस्थान की जो RS परीक्षा है, यहाँ पर जो पेपर सेटर होते हैं, इनकी विशेष कला रही है पूछने की भैया कब स्टार्ट हुआ है। शनिवार को है नो बैक डे, संडे से एक दिन पहले 15 अक्टूबर में हुआ है। इसकी वर्तनी अशुद्धियों को माफ़ कर देना इस बार। और कब स्टार्ट हुआ है, 2020 से आरंभ हुआ है। थीम आधारित एक चार्ट भी बना रखा है कि भैया कि जो आपका महीना है उस महीने में मैक्सिमम आपके 5 शनिवार आएंगे। उस शनिवार को आप क्या क्या विषय लेंगे, बैग नहीं है तो कुछ तो कराओगे ना उनको। पहले शनिवार को हम राजस्थान को पहचानों से संबंधित विषय लेंगे। दूसरे में हम भाषा कौशल विकास करेंगे दूसरे शनिवार को। तीसरे शनिवार पे खेलेगा राजस्थान करके हम लेंगे, इसमें खेल खिलाएंगे। चौथे में मैं भी हूँ वैज्ञानिक, विज्ञान से संबंधित बच्चों को वैज्ञानिक सोच बढ़े उसके लिए विषय लेंगे। 5वां शनिवार में बाल सभा का आयोजन किया जाएगा मेरे अपनों के साथ करके। अब देखो ये इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण है, अपना मेंस का रिजल्ट आने वाला है, तो सारे जितने भी टॉपिक्स हैं आपके मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, प्री के लिए, आने वाले प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शहादत को सम्मान, इसमें अगला टॉपिक था शहादत को सम्मान। राजस्थान में शहीदों के बलिदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने क्या किया भैया, जो प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनका क्या नामकरण हमारे जो शहीद हैं उन पर किया है। 160 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक और 144 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय। अभी आपको फिगर याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी ज़रूरत आपको कहाँ पड़ेगी, देखो एक तो इंटरव्यू में पड़ेगी, एक आंसर लिखेंगे तब हमें केवल ये पॉइंट लिखना पड़ेगा अगर मेंस में आंसर लिखते हैं अपन, कि राजस्थान में जो नए नवाचार है उसके अंतर्गत लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान और अपने शहीदों के बलिदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से उच्च प्राथमिक और उच्च प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में हमने क्या किया है, शहीदों के नामकरण पर विद्यालयों का नाम किया है। ठीक। 19-20 में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर इनका सफलतापूर्वक संचालन आरंभ किया गया। ये किसके लिए बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी के 150 जयंती पे जो हमने महात्मा गांधी के अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय चालू किए हैं उसके बारे में बात कर रहा है। अगली बात, 5000 से अधिक आबादी वाले कस्बों और गांवों में भी अगले 2 वर्षों में अंग्रेजी माध्यम के 1206 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया गया। देखो इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय इतने बृहद स्तर पर स्टार्ट करने के और कुछ लाभ भी हैं। हाँ चलिए, तो अब क्या था, अभी तो ये शहरों में स्टार्ट किए थे दोस्तों, लेकिन अभी क्या इन्होंने डिसीजन लिया है कि भैया 5000 से जितनी भी अधिक आबादी वाले कस्बे और गांव हैं उन सभी में ये 2019-20 के बाद 20-21 और 21-22 में भी हम क्या कर देंगे, महात्मा गांधी विद्यालय चालू कर देंगे। और आपको ध्यान हो तो अभी न्यूज़ में आया था कि 394 महात्मा गांधी विद्यालय और स्टार्ट कर दिए थे, वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। अगला मिड डे मील प्रोग्राम 66 लाख। अगर आपसे कोई पूछ ले भैया कितने लोगों को कितने बच्चों को खाना खिला रही है सरकार, तो आपको ध्यान में होना चाहिए 66 लाख। ठीक है, इसका 10 गुना कर लोगे तो क्या हो जाएगी, हमारे राज्य की जनसंख्या निकल के आ जाएगी। तो उसका जो 10% है ऑलमोस्ट 66 लाख, इतने बच्चों को तो भैया मिड डे मील प्रोग्राम में हम भोजन करा रहे हैं। ठीक। कोविड वैश्विक महामारी में भैया शिक्षा को रुकने नहीं दिया। आओ घर में सीखें, ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था। एक स्माइल प्रोग्राम स्टार्ट किया था, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया इंटरफेरेंस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। व्हाट्सएप के द्वारा भी भैया विद्यार्थियों और शिक्षकों ने दैनिक शिक्षण की सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई थी। एक चाहे शाला संबलन ऐप, पहला ऐसा राज्य है राजस्थान जिसने ये ऐप को स्थापित किया है। देखो इसके अंतर्गत क्या करते हैं, शाला संबलन ऐप में विद्यालय का जो प्रमुख होता है, जैसे प्रिंसिपल होती है, उसके आसपास से कुछ विद्यालय होते हैं, उन विद्यालयों में जाती है या जाता है प्रिंसिपल और चेक करता है इस विद्यालय की क्या क्या स्थिति है। उसमें कुछ टू डू लिस्ट और कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स के आधार पर क्या किया जाता है, उन विद्यालयों का अवलोकन और उनको बिंदु दिए जाते हैं, पंखे हैं नहीं है, सीट है नहीं है, कैसी स्थिति है, स्कूल की अवस्था कैसी है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखी जाती है। फोटो आ रही होगी आपकी, है ना, तो मैं फ़ोटो को नीचे कर देता हूँ आपके लिए। और छोटी कर देता हूँ। अगला इंपॉर्टेंट योजना एक आई है भैया, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। बाल गोपाल योजना आते हैं आपके दिमाग में क्या आएगी भैया, कोई खेलकूद से संबंधित योजना है कि नहीं,
जैसे कृष्ण जी को दूध दही खूब लुभाता था, ऐसे ही स्कूलों में सप्ताह में क्या, इसी तरह स्कूलों में सप्ताह में मेरे दोस्तों 2 दिवस आपको दूध उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ये 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए मिड डे मील में जो उनकी पौष्टिकता में कमी है, कुपोषण की जो बातें कही जाती हैं उसको दूर करने के लिए कितने 2 दिवस, सप्ताह में 2 दिन आपको बच्चों को क्या दिया जाएगा, मिड डे मील के अंतर्गत दूध दिया जाएगा। और किस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। क्लियर। अगला, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। इससे स्पष्ट हो रहा होगा भैया, एकेडमी में आप जब एक्सीलेंस लेके आएंगे तो आपको कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिलेगी, और किस नाम से मिलेगी आपको, राजीव गांधी जी के नाम पे मिलेगी। 200 मेधावी विद्यार्थियों को सरकार देगी, उच्च अध्ययन के लिए देगी, और ये सारा खर्चा कौन उठाएगी भैया, राज्य सरकार उठाएगी। अब आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, यदि विद्यालय में आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो ऑक्सफर्ड, हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड जैसे नामी दुनिया के जो विश्वविद्यालय हैं, लगभग 150 की ऐसी सूची है, इन संस्थानों में उच्च शिक्षा अर्जित करने के लिए सरकार आपको भरपूर मदद करेगी। ठीक है, और इसमें से जो 30% है, क्या 30% अवार्ड किसको मिलेंगे, विद्यार्थी स्कॉलर्स के लिए आरक्षित किया, महिला। ठीक, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर वर्ष, अच्छा ये जो स्कॉलरशिप मिलेगी ये किन परिवारों को दी जाएगी भैया, जैसे मैं करोड़पति आदमी हूँ तो क्या मेरे बच्चे को भी मिल जाएगी क्या, नहीं साहब, ये उनको प्राप्त होगी जिनकी आय 8 लाख से कम है, ऐसे परिवारों को मिलेगी जिनकी आय 8 लाख से कम है, उन्हीं का प्राथमिकता से चयन किया जाएगा। अब जो स्कूल शिक्षा रैंकिंग की बात करते हैं उसमें ध्यान रखना, श्री गंगानगर साहब अव्वल आ रहा है, पिछले 3 महीने से अव्वल आ रहा है। ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, क्या राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जारी करता है, प्रतिमा जारी करता है, और इस शिक्षा की रैंकिंग में श्री जो गंगानगर है, हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भी गंगानगर का स्थान टॉप 5 में रहता है। ये जिला लगातार दूसरे माह भी क्या रहा है, अव्वल रहा है। स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी रैंकिंग में गंगानगर जिले ने मई व जून 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये जो मैगजीन आई है सूरज, ये कब की, जुलाई 2022 की। छपी कौन सी बात है इसमें, मई जून की, ध्यान रखना, सिंपल सी बात है, जुलाई का हम सेशन पढ़ रहे हैं अभी सूरज की मैगजीन का, तो भैया मई जून में क्या है, गंगानगर प्रथम स्थान प्राप्त किया। और जून में यदि आप बात करें तो मोटा मोटा इसको 200.82 अंक प्राप्त हुए थे। इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ रटने की आपको जरूरत नहीं, 200.82 भी रटने लग जाओ, 200.70 भी रटने लग जाओ, नहीं। अच्छा, दूसरा स्थान किसको मिला है, चूरू को मिला है। ठीक, और जो बूंदी जिला है उसको क्या मिला है, तीसरा स्थान मिला है। तो पहला गंगानगर, दूसरा चूरू, तीसरा बूंदी, GCB। ठीक, नेक्स्ट, राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था। देखो ये बड़ा अच्छा था, ये मेंस में आपको इसका लाभ मिल सकता है। ये जो है राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था, इस टॉपिक का आपको मेंस में बड़ा लाभ मिल सकता है। शिक्षा से संबंधित, राजस्थान की शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है 50 शब्दों का या 100 शब्दों का, तो उसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। 1 मिनट दोस्तों, और ये जो बेसिकली आर्टिकल था इसमें, और इस आर्टिकल में मेरे दोस्तों कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, इसकी जो हेडिंग थी, एक तो राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था थी, और उसके बाद जो सब हेडिंग थी वो क्या थी, कल, आज और कल, प्राचीन काल में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी राजस्थान की, उसके बारे में इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा है कि भैया प्राचीन भारत में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की थी। औपचारिक कैसे भैया, स्कूल में जाके भी पढ़ाया करते थे, और अनौपचारिक रूप में जैसे कि कभी रास्ते में मिल गया गुरुजी को, तब गुरुजी भी मुझे कोई ना कोई ज्ञान देंगे, परिवार से भी हमें अनौपचारिक शिक्षा मिलती है। तो इस प्रकार की शिक्षा, दोनों प्रकार की प्रणाली हमारे यहाँ पे समाज में काम किया करती थी। देखो पहले की शिक्षा प्रणाली इतनी ज़बरदस्त थी कि जैसे अभी तो सरकार शिक्षकों को वेतन देती है, पहले क्या गुरुकुल हुआ करते थे, हर गांव के पास में गुरुकुल हुआ करता था, और उस गुरुकुल में पढ़ाने वाले जो भी आपके शिक्षक होते थे उसको सारा खर्चा वो गांव वाले उठाते थे। तो जो नैतिक जिम्मेदारी थी एक तो गांव वालों के पास ऊपर बढ़ जाती थी उस शिक्षक की। दूसरा, अब भैया गांव वाले इतने अटैच रहा करते थे उस गुरुकुल से, बच्चे क्या और कितना पढ़ रहे हैं उनको पूरा उस पर काबू में रखा जाता था भैया,
कि तुम्हारी पढ़ाई कितनी चल रही है। जैसे कि आज पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, उसकी इतनी उस समय आवश्यकता नहीं पड़ती थी कि उन दोनों का मेल ही इतना ज़बरदस्त था, वो सिस्टम ही इतना शानदार था कि शिक्षक इसीलिए नैतिक रूप से बहुत उन्नत हुआ करता था, और गांववासी भी शिक्षक की इसलिए इतना सम्मान करते थे कि भैया एक दूसरे का उनका परस्पर व्यवहार से उनके बालकों का नींव मजबूत हुआ करती थी। शानदार व्यवस्था थी जिसको अंग्रेजों ने चौपट कर दिया था। आगे इसमें हम देखेंगे नालंदा तक्षशिला का आपने नाम सुना, ये जो वैश्विक स्तर पर बहुत प्रसिद्ध थे। अन्य पुरातन शिक्षा केंद्रों के रूप में यदि आप बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, उदयंतपुरी विश्वविद्यालय, ये 3 विश्वविद्यालयों का आप नाम लिख सकते हो। अब इसको बांट दिया, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक राजस्थान में शिक्षा का प्रारूप, 12वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान में शिक्षा, और ब्रिटिश काल में शिक्षा का क्या परिदृश्य रहा था, इसमें उन्होंने बांट के इसको बताया है। तो हम एक बार देख लेते हैं 7वीं से 12वीं शताब्दी तक राजस्थान में शिक्षा का प्रारूप क्या रहा था। शॉर्ट में 7वीं से 12वीं शताब्दी में यदि राजस्थान में शिक्षा की बात की जाती है तो उसमें प्रमुख केंद्र भीनमाल था, श्रीमाल कहा जाता था। कौन कौन से विद्वान थे, 2-3 विद्वानों के नाम आपको याद रहने चाहिए, माघ, माहुक, मंडन, ब्रह्मगुप्त। वर्तनी अशुद्धि को क्षमा कर देना भैया, आदि विद्वानों का ही इस केंद्र से संबंध रहा है। शिक्षक और शिष्य का संबंध आत्मिक हुआ करता था। शिक्षा कैसी थी दोस्तों, निशुल्क थी, और इस समय जो प्रणाली थी कैसी थी, मौखिक थी। आपको सब मुँह जबानी याद थी, लिखने कागज में लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। जैसे वेदों में कहते हैं ना कि भैया बोल के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किया जाता था, उसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी। वाद विवाद हुआ करता था, क्या वाद विवाद हुआ करता था, विचार विनिमय को प्रमुखता दी जाती। मतलब कितनी एडवांस, IIM में आप जाओगे ना तो आपको सेम इसी मैथडोलॉजी पे पढ़ाई करने को मिलेगी। आपको वहाँ डिस्कशंस होंगे टॉपिक पे, आपके विचार क्या हैं, मेरे विचार क्या हैं, उनका विनिमय होता है, और उससे ब्रेन स्टॉर्मिंग से एक आपके कोई अच्छा सा सूत्र निकल के आता है। तो कैसी व्यवस्था थी, प्राचीन काल में प्राय मौखिक थी हमारी शिक्षा व्यवस्था, वाद विवाद और विचार विनिमय को प्रमुखता दी जाती थी। अब एक जैन साहित्यकार हैं, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट ध्यान रखना। एक जैन साहित्यकार रहे हैं रवि प्रभुश्री की धर्मघोष स्तुति से पता चलता है कि चौहान शासक अजयपाल ने धर्मघोष व गुणचंद्र के बीच होने वाले वाद विवाद की अध्यक्षता की थी। अब देखो यहाँ से उठा के आपका क्वेश्चन दे सकता है कौन, RPSC। ठीक है, क्या पूछ लेगा, अजयपाल और धर्मघोष, अजयपाल के समय में, चौहान शासक अजयपाल के समय में धर्मघोष व गुणचंद्र के बीच होने वाली वाद विवाद जो हुआ था वो किस साहित्यकार ने इसके बारे में उल्लेख किया, तो उसका नाम क्या है, रवि प्रभुश्री। 99% बच्चों के खोपड़ी से निकल जाएगी भैया अगर इस प्रकार का प्रश्न आ गया तो। दूसरा प्रश्न इसमें यह बन सकता है कि धर्मघोष व गुणचंद्र के बीच होने वाले वाद विवाद की अध्यक्षता किस शासक ने की थी, तो चौहान शासक अजयपाल ने की थी। अगला 12 से 18वीं शताब्दी तक की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या देख लिया, 7 से 12वीं शताब्दी में भीनवाल का वर्चस्व रहा था। भीनवाल, श्रीमाल भी कहते हैं। उस समय के कौन विद्वान थे, माघ, माहुक, मंडन और ब्रह्मगुप्त थे। शिक्षा निःशुल्क थी, शिक्षक और शिष्य में संबंध आत्मिक था, शिक्षा प्रणाली मौखिक, वाद विवाद विचार विनिमय को प्रमुखता दी जाती थी। जैन साहित्यकार रवि प्रभुश्री को आपको प्रमुखता से याद रखना है। सर रिजल्ट कब आ रहा है, BD भाई रिजल्ट का कोई पता नहीं। ठीक है, जब गहलोत बाबा के जज जाए तब मान लेना। इस समय मेरे प्यारे दोस्त सरकार में हालत ये है जैसे कुएं में भांग पड़ जाती है ना, ऐसी भांग पड़ी हुई है। इन्हें कोई फिक्र नहीं है कि हमारा कोई विज़न है राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए, इस राज्य को आगे ले जाने के लिए इनका कोई विज़न नहीं है। इन्होंने तय कर रखा है कि भैया कि जीवन समाप्त होने वाला है इन 5 सालों में, तो आपके विधायक हो गए, सरकार हो गई, जिसको जो लूटना खसोटना कमाना है कमा के निकल जाओ, बाकी किसी बिंदुओं से इनको कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कोई पेपर नहीं गया भैया जो आउट ना हुआ हो। तो इनको मौलिक रूप से कोई नैतिक रूप से कतई जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो ये तो भूल जाओ। फिर भी मोस्ट प्रॉब्ली भैया कोई जून में कह रहा था, जून के बाद जुलाई भी आ गई, जुलाई के बाद ये लास्ट वीक कहा था, लास्ट वीक भी निकल गई, 29 तारीख कही थी, 29 भी निकल गई। अब कह रहे हैं कि भैया अगस्त के लास्ट तक आ जाए, अगस्त के मतलब 1st या 2nd वीक में आ जाएगा। तो भैया जब आ जाए तब आ जाए, अपने तैयारी कर लो। अगर आपका मेंस अच्छे से निकल रहा है तो इसमें से कुछ बिंदु अपने ले लेना जो आपके किस में काम आएंगे, आपके इंटरव्यू में भी काम आएंगे। चलो साहब, 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच की देख लेते हैं राजस्थान में शिक्षा कैसी थी। उस समय गुरुकुल, मठ, मंदिर
जैन उपाश्रय तथा प्राथमिक पाठशालाएं थीं। प्रमुख विषय उस समय वेद शास्त्र, नीति शास्त्र, मीमांसा, दर्शन, धर्मशास्त्र, पुराण, ज्योतिष शास्त्र, गणित, साहित्य, संस्कृत आदि विषय रहा करते थे। बालक अपने प्रारंभिक तथा व्यावसायिक कौशल की शिक्षा अपने पैतृक व्यवसाय से भी सीखता था। अब जैसे कि यदि मेरा भैया की हलवाई का काम है तो मैं अपनी जो व्यावसायिक कौशलता भी वहाँ सीखता रहता था, और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है पास के मंदिर में या मठ में जहाँ पर पंडित जी पढ़ाया करते हैं वहाँ पर भी जाकर मैं क्या शिक्षा ग्रहण कर लिया करता था। और भैया 12वीं से 18वीं शताब्दी में स्त्रियों को भी शिक्षा देने की पूरी व्यवस्था थी। ठीक, तो सो कॉल्ड कम्युनिस्ट जो बोलते हैं ना, उनके बहकावे में मत आना। शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत तथा फारसी भाषा थी। इसी में जोधपुर के साहित्यकार मुनोद नैन्सी द्वारा एक लिखित पुस्तक है, आप सभी जानते हैं, मारवाड़ राव परगना विगतवार को राजस्थान का जो गजेटियर भी कहते हैं। इस माध्यम से उस काल की संस्कृति, रीति रिवाज, सामाजिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक बार एक प्रश्न भी आया था, एक पुस्तक का नाम दिया था और उसमें ये पूछा था, बताइए इस पुस्तक से हमें क्या ध्यान पड़ता है उस तात्कालिक समय के बारे में। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि ऐसी कोई पुस्तक आती है तो उस पुस्तक की से हमें उस काल की संस्कृति, रीति रिवाज, सामाजिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। ब्रिटिश काल में शिक्षा का परिदृश्य, ये लास्ट टॉपिक इसमें था, तीसरा पार्ट परिदृश्य कर लेना दोस्तों। वर्ष 1818 से पूर्व शिक्षा पद्धति को देसी शिक्षा, जिसको इंडिजिनस एजुकेशन के नाम से संबोधित किया जाता था। एक जनानी ड्योडी तहरी नाम से एक संग्रह है जहां पर राज्य परिवारों से संबंधित महिलाएं सांस्कृतिक मूल्य और सैन्य शिक्षा, दोस्तों ये जितनी भी है ना वर्तनीय शब्द, इसको फिर क्षमा कर देना, कोई बाद में जुड़े हैं उनके लिए भी मैं बता दूँ, कब प्रशिक्षण लेती थी, क्या प्रशिक्षण लेती थी। और ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में जो स्कूली शिक्षा थी उसको 3 वर्गों में विभाजित कर दिया था, प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल। प्राथमिक स्कूल में क्या होता था? वर्नाकुलर स्कूल हुआ करते थे। अगला इसमें फैक्ट आता है, 1819 में एक रेजिडेंट थे ऑक्टर लोनी, इनके निर्देशन पे जीवन कैरी ने सबसे पहले अजमेर में, बाद में पुष्कर में, फिर भिनाए में और केकड़ी में अंग्रेजी भाषा के स्कूल खोले। अभी आपके फैक्ट चालू हो गए जो हमारे प्री में आते हैं या आरपीएससी किसी भी परीक्षा के प्री में आते हैं। ठीक, कौन थे भैया 1819 में? रेजिडेंट था ऑक्टर लोनी, उसके निर्देश पर जीवन कैरी ने क्या किया? देखो अजमेर क्या था? सीसी थी, चीफ कमिश्नरशिप थी, तो उसके आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा के स्कूल खुलेंगे और वहीं पर चल पाएंगे। ठीक है, तो अजमेर हो गया, अजमेर के पास आपके पुष्कर हो गया, और फिर आपके क्या हो गया? भिनाए हो गया और केकड़ी हो गया, सब अजमेर के आसपास है। इन चारों जगहों पर सबसे पहले अंग्रेजी भाषा के स्कूल खुले थे। ठीक, 1913 में जनता के विरोध के कारण ये स्कूल बंद भी करने पड़ गए। 1835 में अंग्रेजी भाषा को राज्य की भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई। अजमेर में 1836 में पहला सरकारी स्कूल खुला। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, अजमेर क्या था? चीफ कमिश्नरशिप थी। यदि आपके पास ऑप्शन में आ भी जाए तो आप इजीली अपने विवेक से अंदाज़ा लगा के भी इसको ठीक कर सकते हो कि भैया उसमें अंग्रेज कहाँ थे? अजमेर में थे। तो ठीक है, पहला सरकारी स्कूल भी कहाँ खुला? अजमेर में खुला। 1868 में इंटरमीडिएट तथा 1869 में स्नातक कॉलेज बना। ठीक, राजस्थान में सर्वप्रथम अलवर महाराजा बन्ने सिंह की प्रेरणा से पंडित रूप नारायण ने 1842 में, और उसके बाद इसी साल भरतपुर के महाराजा बलवंत सिंह ने आधुनिक स्कूलों की शुरुआत करी। आधुनिक स्कूल कैसे? जो अभी वर्तमान में हम देखते हैं ना, ड्रेस पहन के विद्यालय में जाते हैं, यही आधुनिक स्कूल की बात है। अब आपके लिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गए। क्या आ गए? एक तो ये आ सकता है कि भैया कि राजस्थान में अंग्रेजी भाषा को राज्य की भाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? तो कब दी गई भैया? 1835 में दी गई। पहला सरकारी स्कूल कब खुला? क्या ध्यान रखना, अजमेर में ही खुला था। और कब खुला था? 1836 में खुला था। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि आधुनिक स्कूलों की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो अलवर और भरतपुर में हुई थी। ठीक, और अलवर भरतपुर में कब हुई थी? 1842 में हुई थी। अलवर में तो महाराजा कौन थे? बन्ने सिंह थे उस समय, और भरतपुर के महाराजा कौन थे? बलवंत सिंह थे। ठीक, और मेयो कॉलेज आपका अजमेर में है, ये भी उसी समय का है। ठीक, आधुनिक शिक्षा के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ये बेसिकली इसमें आधुनिक शिक्षा में 2-4 नाम आप विशेष रूप से ध्यान रखना, जैसे स्वतंत्र हरिभाई उपाध्याय,
इन्होंने अजमेर के निकट हटुंडी गांव में महिला शिक्षण संस्था की स्थापना की थी। देखो ये भी फैक्ट्स पे क्वेश्चन है, सीधे आते हैं। महिला शिक्षण संस्थान की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? हरिभाई उपाध्याय ने की थी। ठीक है, कहाँ की थी? अजमेर के निकट हटुंडी में की थी। और जो वनस्थली विद्यापीठ है वो भी इन्हीं की देन है। जयपुर के शासक राम सिंह ने 1844 में जयपुर में महाराजा स्कूल, ध्यान रखना कौन थे? राम जी। सबसे पहले राम जी ने क्या करवाई थी भैया? महाराजा स्कूल की स्थापना कराई थी, जिसको आज आप किस नाम से जानते हो? महाराजा कॉलेज के नाम से जानते हो। सबसे बड़ा महाराजा भी कौन है? राम जी है भैया, उनके अलावा कोई और है भी नहीं। तो महाराजा कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 1844 में भैया महाराजा कॉलेज आपका स्टार्ट हो गया था जयपुर में। जयपुर में राजपुताना विश्वविद्यालय, जिसको आप राजस्थान यूनिवर्सिटी कहते हैं, ये कब स्थापना हुई थी इसकी? 1947 में हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयास से 1898 में अजमेर में श्री मथुरा प्रसाद गुलाब देवी आर्य कन्या पाठशाला की स्थापना की गई। 1953 टोंक में जीवन शिक्षा कुटीर नाम से एक महिला शिक्षण संस्था की स्थापना की गई, हीरालाल शास्त्री, जो वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसमें क्षमा करना, ये आपका हो गया साहब हीरालाल शास्त्री। ठीक, हीरालाल शास्त्री ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका कौन सा? हटुंडी वाला। ये आपने आरएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। हीरालाल शास्त्री ने 1953 में टोंक में जीवन शिक्षा कुटीर में महिला शिक्षण, ये क्या बेसिकली महिला शिक्षण संस्थान से कंफ्यूजन आ गया था। ठीक, तो जीवन शिक्षा कुटीर नाम से एक महिला शिक्षण संस्था खोली थी हीरालाल शास्त्री ने 1953 में टोंक में, और जो किसका था? वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय के नाम से इसको जाना जाता है। अब महिला शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए क्या काम किया गया भैया? देसी रियासतों से चलते हैं। क्या? देसी रियासतों से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देसी रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रथम कदम जयपुर महाराजा राम सिंह ने 7 मई 1866 को कांति चंद्र मुखर्जी के परामर्श पर कन्या विद्यालय स्थापित करके किया। यहाँ पर छात्रों को सिलाई भी सिखाई जाती है। देखो अभी तक हम अजमेर की चीफ कमिश्नरशिप की बात कर रहे थे, और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? देसी रियासतों की। यदि अपने इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना भैया, देसी रियासतों में जयपुर के महाराजा राम सिंह जी, ठीक है, 1866 में कांति चंद्र मुखर्जी ने उनको परामर्श दिया और कन्या विद्यालय का स्थापना कराई गई। और इसी 1866 में ही भरतपुर और उदयपुर में भी, फिर अलवर व कोटा में भी, और उसके बाद झालावाड़ में भी महिलाओं के लिए कन्या स्कूल खोले गए। जोधपुर में कन्याओं के लिए हैवसन कन्या विद्यालय खोला गया। टोंक रियासत में 1885 में मुस्लिम कन्याओं के लिए, अब भैया टोंक में नवाब थे तो वहाँ पर मुस्लिम कन्याओं के लिए यदि कहीं स्टार्ट होगा तो किधर होगा? टोंक में होगा। बीकानेर में लेडी एलिगन की यात्रा के समय कन्या विद्यालय खोले गए। नसीराबाद में सन 1861 में ईसाई मिशनरी के प्रयासों से प्रथम गर्ल्स वर्नाकुलर स्कूल स्थापित किए गए। यह राजपुताना का प्रथम स्कूल था जहां गर्ल्स के लिए स्काउट गाइड कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 1866 में पुष्कर में मिशनरी विलेज स्कूल प्रारंभ हुआ। और दयानंद सरस्वती के बारे में जब पूछा जाता है, मीन्स में कई बार क्वेश्चन आता है ना कंट्रीब्यूशन के लिए, तो ये आप शिक्षा से संबंधित उनका कंट्रीब्यूशन हम क्या बता सकते हैं? महिला शिक्षा को महत्व को इन्होंने स्वीकार किया। अजमेर, उदयपुर, भरतपुर और शेखावटी में आर्य समाज के विद्यालयों की स्थापना की गई। अंग्रेज विद्यालयों का संचालन, रियासत काल में राजस्थान में हिंदू पाठशाला मुस्लिम मकतब शिक्षा के प्रमुख केंद्र है। जो प्राथमिक होती है ना, जब मुस्लिम लोग पढ़ने जाते थे ले लेके, वो तो मुस्लिम मकतब कहलाती है, और हमारी हिंदू पाठशाला है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के आधार पर सर्वप्रथम अलवर व भरतपुर में 1842 में अंग्रेजी विद्यालय प्रारंभ हुए। 1844 में जयपुर, 1863 में रियासत में भी ऐसे, जयपुर रियासत में भी ऐसे विद्यालयों की स्थापना हुई। ठीक, शिक्षा बोर्ड की यदि स्थापना की बात करें तो 1929 में ही बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपुताना, अजमेर, मेरवाड़ा, सेंट्रल इंडिया एंड ग्वालियर बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय यहीं था भैया, वहाँ पर अजमेर में रखा गया था। आज भी आप देखते हो ना आरबीएससी का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर। उसके पीछे कारण यही कि भैया 1929 में वहाँ पर उन्होंने अपनी जड़ें जमा ली थी। ठीक है, और कहाँ तक था भैया? ग्वालियर बोर्ड भी इसी में सम्मिलित था। बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष जयपुर के विशिष्ट शिक्षा अधिकारी श्री के.पी. किचलू थे। देखो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जैसे आरएस में हमारे प्री में आने की पूरी संभावना रहती है। इसी प्रकार के 2-4 क्वेश्चन वो डालते हैं जो बड़े अजीब से होते हैं, बोले यार ये क्या दे दिया इन्होंने। तो ये कहाँ से देते हैं? सामान्यतः सुजस इत्यादि ऐसी सरकारी मैगजीन्स में से देते हैं। तो ये जो शिक्षा बोर्ड की स्थापना करी थी 1929 में,
इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वह कौन थे? जयपुर के शिक्षा अधिकारी थे KP किचलू। क्लियर, इंपॉर्टेंट है श्री KP किचलू। विधि की भी शिक्षा चालू हुई थी। विधि की शिक्षा सबसे पहले कहाँ चालू हुई थी? ये भोपाल है। फिर कह रहा हूँ वर्तनी अशुद्धि को क्षमा कर देना। भोपाल नोबल्स कॉलेज उदयपुर में 1946 में LLB की कक्षाएं प्रारंभ की गई थी। इसके बाद लॉ कॉलेज आपका कहाँ पर आया? जयपुर में आया। तो सबसे पहले लॉ कॉलेज आपका कहाँ स्टार्ट हुआ था? उदयपुर में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और उसमें एक पॉइंट और दे रखा था, ये आप सभी को पता ही होगा। अपने जो मेंस में एक टॉपिक है योग, खेल और योग का, उसमें आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ, शुरू वशिष्ठ नहीं है, ये क्या है? गुरु वशिष्ठ है। पुरस्कार की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5 लाख कर दी है। और एक वित्तीय वर्ष में 5 गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और 5 महाराणा प्रताप पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इंपॉर्टेंट RMS, ये अपने अजमेर में है। ठीक है, पूरे भारत में ही 5 क्या है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, जिसमें से एक अजमेर में स्थित है। कब स्थापना हुई थी? 1930 में हुई थी। इसकी स्थापना किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल के रूप में हुई थी। 1952 में आज़ादी के बाद स्कूल में सेना के साथ ही हम आम आदमियों के बेटे को भी भैया प्रवेश दिया गया था। आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा, 5 में से 2 विद्यालय तो हमारे कहाँ हैं? राजस्थान में ही है, धौलपुर। एक हो गया शिमला छैल में, चैल नहीं है छैल है। ठीक है, एक हो गया आपका बेलगाम कर्नाटक। ठीक, RMS हो गया, और कर्नाटक में एक और है अपना बेंगलुरु। ठीक, ये हमारे 5 विद्यालय हो गए RMS के। अब एक इम्पॉर्टेंट योजना आती है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। जैसे आपकी मनरेगा गांवों में चलती है ना, ऐसे ही यह योजना हमारे शहरों के लिए आई थी। कौन सी? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। राज्य के जो शहरी क्षेत्र हैं उसके नगरीय निकाय, देखो इन शब्दों को ध्यान रखना, नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले जो परिवार हैं, विशेष रूप से आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, असहाय हैं, बेरोजगार परिवार हैं, उनको आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु मनरेगा की तर्ज पर राज्य के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना IRGY अर्बन लागू की गई थी। जब भी ये आप सेशन देखो तो IRGY अर्बन जो लागू की गई थी ये योजना, इस IRGV की फुल फॉर्म बता देना। इससे कैसे बनी है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये बता देना। इस योजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 22-23 में शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रति वर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत क्या क्या काम करने को मिलेगा? पर्यावरण संरक्षण का कार्य आपको मिल जाएगा, जल संरक्षण से संबंधित कार्य मिल जाएगा, स्वच्छता एंड सैनिटेशन से संबंधित कार्य आपको दे देंगे, संपत्ति विरूपण रोकने से संबंधित आपको कार्य देंगे, कन्वर्जेंस कार्य दे देंगे, सेवा संबंधी कोई कार्य दे सकते हैं, हेरिटेज संरक्षण से संबंधित कार्य में कोई अन्य कार्य आपको अनुमति किया जा सकता है। शहरी क्षेत्र में प्रत्येक परिवार जो निवास कर रहा है, एक वित्तीय वर्ष में आपको 100 दिवस की गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी आजीविका सुनिश्चित की जा रही है। किस योजना के अंतर्गत? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत। क्लियर? स्थानीय निकाय क्षेत्र में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार को, अब उसमें कौन कौन भैया लायबल हैं? 18 साल से लेकर 60 साल उम्र के जो भी आपके सदस्य होंगे वो सारे उसमें क्या काम करने के लिए पात्र हैं। और आपको जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन कर एक जॉब कार्ड जारी कर दिया जाता है। ठीक, अब ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें बात ध्यान रखना, मनरेगा की बात आ गई। ठीक है, भीलवाड़ा प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया, इम्पॉर्टेंट, जहां महात्मा गांधी नरेगा योजना में भी सभी मैट महिलाएं हैं। सभी मैट क्या है? महिलाएं। ऐसा कौन सा जिला हो गया? भीलवाड़ा जिला हो गया। देखो ध्यान रखो, मैट क्या होती है? वो पूरा एक रजिस्टर वगैरह जो मेंटेन करती है मनरेगा के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों का, उस व्यक्ति को या उस महिला को मैट बोलते हैं। और यहाँ पर बात हो रही है किनकी? महिलाओं की। बड़ा ही जटिल काम है और दुरूह कार्य है। ठीक है, ये किसको दिया है? महिलाओं को दिया। और ऐसा जिला कौन सा हो गया साहब? ये भीलवाड़ा। इसमें गांव की पढ़ी लिखी महिला को मैट के पद पर नियुक्त किया गया है।
महिला मैट की नियुक्तियों से मनरेगा कार्यों में लगातार सुधार हुआ और इसका रिजल्ट भी अच्छे आने लगे हैं। तो एफिशिएंसी महिलाओं की पुरुषों के मुकाबले अच्छी बताई गई है। मनरेगा में लगभग 90% श्रमिक महिलाएं हैं जिनकी मॉनिटरिंग पुरुष मैट द्वारा की जा रही थी, लेकिन अब क्या हो गया, भीलवाड़ा ऐसा जिला बन गया जहाँ पर सभी महिलाएं मैट का काम करेगी। इम्पॉर्टेंट था, एक वो केपी कित्तू वाला भी इम्पॉर्टेंट था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कोटा का आभेड़ा महल, ये सब कोटा का आभेड़ा महल है। कोटा आप जाओगे ना तो आप मेन रोड से कोटा में जब वो रेलवे स्टेशन से जो बीच की एक मेन रोड है उस पर आगे जाते हो तो आपको राइट हैंड साइड पे ये आभेड़ा महल देखने को मिलता है। अब देखो 1800 सन 1800 के आसपास बनाई हुई बिल्डिंग है, पानी में बनाई हुई बिल्डिंग है। और हमारे क्या होता है, कुछ ही समय में जो बिल्डिंगें होती हैं वो क्या चूने लग जाती हैं, सब सीलन आ गई, चूना गिर रहा है, तो सीमेंट का दुष्प्रभाव है। और ये किसकी बनी हुई रहती थी, ये चूने की बनी हुई रहती थी। बेस्ट मटेरियल फॉर बिल्डिंग क्या है साहब, चूना है। कोटा का आभेड़ा महल, ठीक, कोटा शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आभेड़ा महल। ये कोटा के पर्यटक स्थलों में से एक है। महल के पीछे एक बड़ा तालाब है जिसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है। यहाँ पुरुष तथा महिला घाट बने हुए हैं। मुगल गार्डन शैली में महल के सामने पार्क बना हुआ है। महल के 3 तरफ पानी भरा रहता है जिसमें घूमने के लिए पथ बनाए गए हैं। यहाँ पर्यटन क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। महल कैसा है, 3 मंजिला है। राजपूत शैली के यहाँ पर लघु चित्र बने हुए हैं। मेन बात क्या है, आभेड़ा कहाँ है आपका, कोटा में है, ठीक। अच्छा, इसमें 1-2 चीज़ों का और विशेष ध्यान रखना। किसने बनवाया था, उम्मेद सिंह द्वितीय ने। किसने बनवाया था साहब, ये उम्मेद सिंह द्वितीय ने बनाया था। और देखो इसमें एक बड़ी अच्छी आपको स्टोरी मिला करेगी, आप वहाँ जाएंगे तो बोर्ड भी लगा हुआ है कि यही वह तालाब है जहाँ पर मगरमच्छ पाले जाते थे। और मज़े की बात यह है कि जो चौकीदार जो ये देख रेख करता था उनको नाम लेके बुलाया करता था, हीरा, मोती, सोलू, सोनू नाम लेते थे, वो मगरमच्छ चल के आ जाया करता था, ठीक। चौकीदार के आवाज़ लगाने पर पानी से ये मगरमच्छ बाहर आ जाते थे और हर मगरमच्छ का नाम भी रखा गया था। और यह तालाब जिस पर यह आभेड़ा महल बना हुआ है, ये किसने बनवाया था, राजा धीर धेय ने बनवाया था। और कब बनवाया था, 1346 में तालाब बनवाया था, ठीक। तो आज का हमारा सेशन यहाँ पे फिनिश होता है दोस्तों। तो हमने क्या देखा, शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उदयमान राजस्थान से संबंधित हमने सारी बातें देखी। शिक्षा से संबंधित इस बार की हमारी सुझाव थी। जो भी इसमें महत्वपूर्ण पक्ष थे वो सारे हमने लेने का पूरा प्रयास किया है। आपके लिए क्या है कि यह जो पीपीटी है, एक तो आपसे शेयर कर ली जाएगी। कहाँ शेयर कर ली जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अभ्युदय क्लासेस जयपुर का, उसके अंतर्गत आपको ये मिल जाएंगी, ठीक है। और दिक्कत आए तो आप क्या कर सकते हो, मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 8619059759, इस पर भी संपर्क कर लेना। और अभी एक कोर्स और हमने लॉन्च कर दिया है मेंस के लिए, अगर आपको ठीक लगता है तो उसमें भी आ जाना। वो भी केवल 299 रुपये सहयोग राशि के अंतर्गत इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, खेल, योग और व्यवहार, ये इम्पॉर्टेंट करीबन 250-300 नंबरों का पार्ट लिया है। तो अगर आप चाहते हैं तो उसको भी आप साथ में आके ज्वाइन कर सकते हो, वो ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। उसकी क्लासेज 1 तारीख से चालू हो जाएंगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसकी अगर आपको पीडीएफ मिलने में या पीपीटी मिलने में दिक्कत आए तो आप मुझे मैसेज कर देना। शुभ रात्रि।